हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप। स्पीड अप में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने टॉपिक फिनिश किया था एक हमने मैकेनिक्स का, ठीक है। और हमने बोला था कि आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि हम लोग क्या स्टार्ट करें अगला टॉपिक। तो सभी लोग मतलब मोस्टली लोगों ने बोला कि सर आपका जो मन हो वो स्टार्ट कीजिए, है ना। तो ठीक है, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और काफी लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी में पढ़ाइए, कुछ लोग बोल रहे हैं सर इंग्लिश में डिलीवर कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर बोथ थिंग्स इन अ साइमल्टेनियस वे बिकॉज most of viewers are from Hindi background and some of the viewers are from English background. So I try to do my best. Something is I already put the things on English and I used to speak the things in Hindi. ठीक है, जितनी चीजें कोशिश करता हूँ मैं हिंदी में समझाने की और इंग्लिश में भी समझाने की। तो दोनों भाषाओं में उन चीजों को मैं रिपीट भी करता हूँ, आपको बताता भी हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग क्या हुआ है, हमारे पिछले 2-3 दिनों से काफी सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए एंड प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए। अगर आप लोग वीडियो वॉच करते हैं, देखा है मैंने लगभग 2-3 हजार लोग देख लेते हैं, लेकिन वीडियो कोई लाइक नहीं करता। मतलब इसका यही हुआ कि आप लोग देख रहे हैं और हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यही एक चीज है जो आप लोग हमें दे सकते हैं, सिर्फ आपका प्यार और आपका सपोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए जो आपको ठीक लगे। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज से? फ्रिक्शन, ठीक है दोस्तों। आज से हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, ओके। फ्रिक्शन, ठीक है। अपना टॉपिक क्या है आज का? फ्रिक्शन। अच्छा एक चीज बताइए, फ्रिक्शन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी पढ़ा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये बात तो आप लोग समझते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग चल रहे हैं, चलने के बाद हम लोग रुक जा रहे हैं, चलने के बाद हम लोग रुक जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये ही हुआ है कि जब हम लोग चल रहे हैं तो कोई एक ऐसी चीज है जो उस गतिमान वस्तु को रोकने के लिए प्रयासरत है, रोकने का काम कर रही है। There is something which is try to stop the motion of body. इतनी बात तो समझ में आ रही है आप लोग? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गाड़ी है ना, एक कार है और कार जब ड्राइव करती है तो तब भी उसके बीच में कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होता है। कोई एक ऐसा बल है जो उसके मोशन को रोकने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, टेंडेंसी होती है कि उसके मोशन को रोका जाए, लेकिन रोक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उतना बल वो नहीं लगा पाता है। जैसे आप लोग लिखते होंगे अपनी कॉपी पे, भी नोट्स बनवाऊंगा तो आप लोग कॉपी पे लिखते होंगे, तो कैसे लिखते होंगे? तो आप लोग फोर्स लगा तो क्या होगा? फोर्स लगा तो वो पेन चलती रहे, अपने आप लिख जाए, अपने आप लिख जाए। उसको कहोगे वही सर वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर अपने आप लिख जाएगा सारी चीजें, लेकिन ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। सारी चीजें तो एक साथ नहीं लिखी जा सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप जब लिखते हैं तो उसको रोकता है ना। तो अगर हम इसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कोरिलेट करें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन और अ रेस्ट देन इट विल बी ऑन रेस्ट और इन मोशन until a force is applied on it. कितनी बात समझ में आ रही है कि जब तक उस पर कोई बहाबल ना लगाया जाए। कितनी बात समझ में आ रही है? यानी कि ये कोई वही बहाबल है जो उसकी गति को रोकने का काम कर रहा है, जो उसकी स्थिर अवस्था को गतिज अवस्था में अगर हम खींचेंगे तो गतिज अवस्था में जाएगा, अगर वो गतिज अवस्था में है तो उसको रोकने का काम कर रहे हैं, है ना। हमने वहां पे क्या माना था? हमने वहां पे माना था, जैसे हमने लिखा था कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है तो हम इसको इतना लुब्रिकेट करते हैं यानी कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस बना दें, ठीक है। क्या बना दें? स्मूथ सरफेस।
है ना। अगर हम इसको स्मूथ सरफेस बना दें, स्मूथ सरफेस, तो क्या होगा, सपोज यूं होता तो फ्रिक्शन नहीं लगता इस पे, यानी कि जो एक फोर्स होगा जो इसे रोकने का काम कर रहा है वो नहीं लगता। मतलब सारे स्मूथ सरफेस कब होगा, जब इस पे लुब्रिकेंट्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सारे लुब्रिकेंट्स हमने लगा दिए। मान लिया ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। मान लिया कि इसको खींच रहा और खींचते रहे और ये हमेशा गतिज अवस्था में रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के। चलिए एक हम दूसरी बॉडी मानते हैं, एक बॉडी ये रही, है ना, एक बॉडी ये रही, और ये अब हम लोग मानते हैं रफ सरफेस। क्या मानते हैं, रफ सरफेस, यानी खुरदुरा। ये हो गया चिकना सरफेस, ये हो गया खुरदुरा सरफेस, है ना, खुरदुरा है थोड़ा सा। आपको पता है कि जब ये फोर्स अगर इसको खींचेगा, अगर ये फोर्स इसको खींचेगा तो इसकी देखो, अब हमने बोला था, क्या बोला था कि देयर विल बी इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन। जब किसी वस्तु पे कोई बल कार्य कर रहा हो तो उसके अपोजिट एक फोर्स जरूर रहेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है भाई, है ना। तो न्यूटन का थर्ड लॉ सैटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या होता है कि एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है। टेंजेंशियल का मतलब समझते हो, अरे शरीर पे हम लोग टेंजेंट खींचते हो, टेंजेंट बिल्कुल उसके पास होके जाता है ना, जैसे यूं टेंजेंट खींचा तो ऐसे जाता है ना, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। तो ये क्या होता है, टेंजेंट। तो ये अगर मैं इसके फोर्स लगा दूं क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स, है ना। तो इसके बिल्कुल चिपकते हुए एक टेंजेंशियल फोर्स काम करता है, एक टेंजेंशियल फोर्स काम करता है जिसे बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। और यही फ्रिक्शनल फोर्स, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। यही वह बल है, यही वह कारक है जो किसी भी वस्तु को गतिज अवस्था में, उसके गतिज अवस्था में जाने से रोकने का प्रयत्न करती है और रोकती है उसे। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों की, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, एक मिनट लिखिए आप लोग, मैं भी बताता हूं। ठीक है, लिखा आपने। तो हम लोग फ्रिक्शन की एक रफली डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है। लिखिए, इट इज ए टेंजेंशियल फोर्स, इट इज ए या फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल फोर्स which acts on a body when body tends to move or moving with a velocity, इतनी बात समझ में आ रही है। फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल फोर्स, यह वह टेंजेंट फोर्स है, लंबवत बल है, टेंजेंट को लंबवत बोलते हैं, लंबीय फोर्स है, बॉडी पे एक्ट करता है जब बॉडी टेंड्स टू मूव, यानी कि मूव करने ही वाली होती है और चलती हुई अवस्था में होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वॉक ऑन रोड, हम लोग चलते हैं, ठीक है, एंड मूविंग कार, तो टायर और सरफेस के बीच, मूविंग कार हो गई अगर तो कहां काम करेगा, टायर एंड सरफेस के बीच, है ना। हम लोग लिखते हैं जब, है ना, व्हाइल राइटिंग, तो किस में काम करेगा, पेन और बोर्ड के बीच, आपके पेन और कॉपी के बीच। तो मैं लिख देता हूं पेन एंड कॉपी के बीच,
ठीक, ये कहां काम करेगा, आदमी के मतलब आपके फुट है जो, ठीक है, फुट एंड सरफेस के बीच, अर्थ सरफेस के बीच, है ना। इतनी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है, लिख लीजिए, पीछे हो जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इतनी बात समझ में आई आपकी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन की। तो क्या होता है जब, अच्छा एक चीज बताइए, क्या फ्रिक्शन तब एक्ट नहीं करता है जब बॉडी स्थिर अवस्था में होती है? बताइए, क्या फ्रिक्शन तब एक्ट नहीं करता जब बॉडी स्थिर अवस्था में होती है? बिल्कुल एक्ट करता है फ्रिक्शन तभी भी कि जब बॉडी स्थिर अवस्था में होती है, और जब गतिज अवस्था में होती है तब तो लगेगा ही फ्रिक्शन। यानी कि अगर हम बात की जाए, अगर ये बॉडी है, ठीक है, अगर ये बॉडी है, ओके, तो अगर ये इस पे फोर्स लग रहा है, सपोज कुछ भी 10 न्यूटन का, है ना, और अगर इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है 12 न्यूटन का, है ना, तो उस वक्त क्या होगा कि ये वस्तु अपनी जगह पर स्थिर रहेगी, है उधर उस तरफ खींच रही है लेकिन जा नहीं पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि इस बॉडी, ये आपकी जो बॉडी है उस और ये सरफेस, इसके बीच एक फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट काम करता है, फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट। और जब ये स्थिर अवस्था में होती है तो बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। सपोज अगर यही बॉडी यहां लगी होती ऐसे, ठीक है, और ये सरफेस होगा आपका, स्मूथ सरफेस नहीं है, हमने रफ सरफेस माना है, और अगर इस टाइम बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बॉडी इस समय अपोज कर पा रही है सिर्फ 8 न्यूटन का फोर्स, कितने का? 8 न्यूटन का फोर्स, तो इस टाइम बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि एक चीज तो समझ में आ रही है यहां से कि फ्रिक्शन सामान्यता, फ्रिक्शनल फोर्स सामान्यता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक क्या हुआ? स्टैटिक और एक हुआ काइनेटिक। इतनी बात तो समझ में आ रही है आप लोगों की? ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना? ठीक है, हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, फिर हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे, फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे फ्रिक्शन के क्या क्या है हमारी डेली लाइफ में, और अपने को जो पढ़ना है, जैसे आपका स्क्रू हुआ, लिफ्ट, और जैसे बॉडी अगर किसी भी एंगल पे है तो तब क्या होता है, उसकी लिफ्ट करने के क्या फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन कब कब काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। सिंपल सिंपल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। ओके, ठीक है, एक चीज और देखिए, जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। सपोज इस पे आपका लग रहा है, ये फोर्स इधर आपका लगेगा, अगर मैं इसको हटा दूं तो इस पे सपोज फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ, उस पे लग रहा है एफ के। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके रिएक्शन की, इसके रिएक्शन के। रिएक्शन कहां से आई? न्यूटन का थर्ड लॉ याद करो, कॉन्टैक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि इसका अगर वेट होगा समथिंग तो देयर विल बी ए रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अरे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी इस बॉडी के लिए, बात तो समझ में आ रही है ना? न्यूटन का थर्ड लॉ ही है ये भी, फ्रिक्शन फोर्स, और ये इसको खींच रहा है, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन, यहां भी न्यूटन का थर्ड लॉ है, कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ये भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ठीक है, चलिए, नहीं आ रहा? अरे तो फिर थंबनेल मारो यार, लाइक करो वीडियो को। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए कि कैसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप लोग को क्या चाहिए होता है प्लीज डिमांड कीजिए, तभी तो हम लोग डिमांड फुलफिल कर पाएंगे आपकी।
आप लोग हम लोग को बताइए कि हम आपके लिए क्या लाएं और क्या आप लोग चाहते हैं। प्लीज प्लीज कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी होता है F के प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, है ना, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, और जो कौन सा आएगा? स्टेट आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अभी, बाद में पढ़ेंगे हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट होते हैं इसके। अभी बहुत ही छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस म्यूस को क्या बोलोगे आप लोग? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसे क्या बोलोगे आप लोग? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये कब काम करती है? ये कब काम करता है? जब बॉडी टेंड्स टू मूव, बॉडी टेंड्स टू मूव। और ये कब काम करेगा आपका? जब बॉडी मूव कर रही है, यानी मूविंग कंडीशन में। कहोगे सर यार आप समझे नहीं बात, आप दो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यूज कर रहे हो, तो आप म्यू के यूज कर रहे हो, एक आप म्यू एस कर रहे हो, तो म्यू एस म्यू के में क्या दिक्कत है? ऐसी क्या परेशानी है कि आपको दो कोएफिशिएंट यूज करने पड़ रहे हैं, म्यू के और म्यू एस? जी हाँ, बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जनरली क्या होता है कि इस म्यू एस की वैल्यू म्यू के की वैल्यू से ज्यादा होती है, म्यू एस की वैल्यू म्यू के की वैल्यू से ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है नोट कर लेना, म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू पे, और लगभग 25% ऑफ म्यू के, या म्यू के की वैल्यू 25% म्यू से कम होती है, या 25% म्यू के से ज्यादा होती है। ऐसे कर लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों के? नहीं आ रही है? म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा होती है। अब देखिए क्यों होती है। एक और चीज इसमें लिख लीजिए आप लोग, ये कब काम करता है? ये काम करता है जी स्टैटिक फ्रिक्शन, और अभी बताता हूं एक लिमिटिंग फोर्स। ये स्टैटिक फोर्स और लिमिटिंग फोर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका? एफ के क्या हो जाएगा आपका? काइनेटिक फोर्स, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। थोड़ा नोट्स में भी आपको बनवाऊंगा, कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन पूरा लिखाऊंगा आपको, परेशान मत होइए। अभी हम लोग सिर्फ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि आगे फ्रिक्शन में ऐसी चीजें हैं क्या, क्यों म्यू एस की वैल्यू म्यू के की वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, चलिए एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर स्मूथ सरफेस हो तो उसके बीच फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फिर ऐसा नहीं होता है दोस्त। आप भले एल्यूमिनियम की सरफेस बना दो, एल्यूमिनियम की सरफेस बना दो, तब भी अगर मैंने इसकी एल्यूमिनियम की सरफेस बना दी है बिल्कुल स्मूथ, ठीक है, बहुत सारा लुब्रिकेंट लगा दिया, तब भी अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इनके बीच में कई सारी इर्रेगुलरिटीज होती हैं। क्या होती हैं? इर्रेगुलरिटीज होती हैं। अगर मैं इसको जूम करूं, इसको मैं जूम करता हूं, ठीक है, तो जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे इर्रेगुलरिटीज होती हैं उसमें। ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इर्रेगुलरिटीज बिटवीन बॉडी एंड सरफेस। क्या कि बॉडी और सरफेस के बीच में क्या होती है? इर्रेगुलरिटीज होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है
कि ये बॉडी इसमें फंसी हुई होती है, ये बॉडी इसमें फंसी हुई होती है ना। तो जब बॉडी इसमें फंसी हुई होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो उस समय काम कर रहा है जब बॉडी रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो उस समय काम कर रहा है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन उस टाइम काम कर रहा है तो क्या करेगी ये आपकी स्टैटिक फोर्स की वैल्यू इसे खींचेगी, यानी इसे खींचेगी तो ये बॉडी सपोज इसमें फंसी हुई होगी, ऐसे कुछ फंसी हुई होगी, ऐसे कुछ फंसी हुई होगी, तो इससे बाहर निकालेगी, इसको खींचेगी, है ना, इससे खींची रहेगी, इससे बाहर निकालेगी, इस सरफेस से जो जहां फंसी हुई होगी इससे जब बाहर निकाल रही होगी तो आपको पता है कि उस समय स्टैटिक कोएफिशिएंट जाना होगा। और सपोज जब भी बॉडी यहां से निकल गई, जब भी बॉडी यहां से निकल गई तब तो बॉडी इस पे रनिंग कर रही होगी, चल रही होगी इस पे बॉडी, तो ऑब्वियस आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या होगा, म्यू की वैल्यू कम होगी। म्यू की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, तो बॉडी तो मोशन में है, बॉडी ने एक बार इस सरफेस को उखाड़ दिया है, इस इन सब चीजों को उखाड़ दिया है, रगड़ दिया है बिल्कुल, ठीक है, उखाड़ के फेंक दिया है, इसकी सरफेस को रब बना दिया है, घिस दिया है एकदम। जब घिस दिया है इसको, तो घिस दिया तो भाई फोर्स तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन जब रनिंग कंडीशन में आ गई तो तब तो इसे नहीं हटाना पड़ेगा ना कुछ, तब तो चल रही है, रग हटा चुकी सारी चीजें, अभी चल रही है। तो दैट इज द मेन रीजन बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के, दैट्स व्हाई म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू के की वैल्यू से ज्यादा होती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं बात करता हूं फ्रिक्शन फोर्स की, इस तरफ एक्ट कर रहा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, क्या एक्ट कर रहा है इस तरफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है और यहां आपकी म्यू की वैल्यू है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक समय तक इनके बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है 45 डिग्री का। तो यहां पे क्या होता है, इतने तक ये बॉडी स्टैटिक्स में होती है, यानी कि रेस्ट में होती है, स्टैटिक्स में, नीचे भी स्थिर है, जब स्थिर है रेस्ट पे तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, म्यू एस। अरे फ्रिक्शन फोर्स तो एफ एस होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एस। क्या होता है कि कुछ टाइम बाद बस ये हटने ही वाला होता है, तो उस टाइम क्या होता है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, और फिर कैसे काम करता है, फिर यहां क्या काम कर रहा होगा, म्यू के, और इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आई। जब रेस्ट में स्टैटिक्स और कुछ समय के लिए थोड़ी सी वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसे क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब वस्तु आपकी या बॉडी आपकी गतिज अवस्था में आ गई, तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, डायनामिक्स की। अब बॉडी क्या होगी आपकी, चल रही होगी, ठीक है। तो अगर कहीं पे पूछा जाए, आप लोग सवाल में देख सकते हैं कि स्टैटिक कोएफिशिएंट हमेशा काइनेटिक कोएफिशिएंट से ज्यादा होता है, ठीक है। सवाल आया हुआ है एक बार ये कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, म्यू एस की या म्यू के की, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करें हम लोग, चलिए तो आपने न्यूटन के लॉ पढ़े थे, हमने फोर्स का रिजोल्यूशन भी देखा था कि फोर्स के कंपोनेंट कैसे टूटते हैं, है ना। तो आज हम लोग बस इसी का एग्जांपल देखेंगे कि कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है। पहले काइनेटिक की बात कर लेते हैं ना, पहले काइनेटिक की बात कर लेते हैं। सपोज ये आपकी कोई बॉडी रेस्ट कर रही है, इसका वेट 4 kg है, कितना 4 kg, ठीक है। इसे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक। और इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 0.2। क्या दिया काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2। तो सबसे पहले काम क्या करो आप, पहले रिएक्शन निकालना, फर्स्ट रिएक्शन, फिर निकालो आप फ्रिक्शन फोर्स, क्या फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा अगर पूछे तो फिर एक्सेलरेशन, अगर पूछ ले, ठीक है। पहला काम रिएक्शन निकालने का, फिर फ्रिक्शन फोर्स, फिर एक्सेलरेशन। इतनी क्वेश्चन में आ रही है। हम लोग पहली बात, पहला केस देख रहे हैं। तो ये 10 न्यूटन है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या लग रहा होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा। अब मैंने इसको मान लिया एफ के, ठीक है। अभी पता नहीं हमें कि एफ के की एफ है, लेकिन म्यू की वैल्यू तो हम इसको एफ के मान लेते हैं।
तो सबसे पहले क्या काम करना है, रिएक्शन निकालना। अगर इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा 4g, अरे mg होता है ना वेट, वेट भी तो एक तरह का फोर्स ही होता है, तो इसकी अपोजिट रिएक्शन क्या होगा, एक रिएक्शन होगी। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4g और g मान लेते हैं 10, तो ये क्या हो जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है 40 न्यूटन, कंफ्यूज मत होना 40 न्यूटन ही है, नहीं तो n आप सोचो क्या है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि अब क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या बताई, F के इक्वल टू म्यू और म्यू के इनटू n, और म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.2, म्यू की वैल्यू 0.2 है कि नहीं है, म्यू के इक्वल टू 0.2, n कितना है आपका 40, n कितना है 40, तो 40 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा आपका 20, कितना आ जाएगा आपका 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपके, अरे बताइए यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये इसका वेट 4 ही दिया है, हाँ जी 4 kg दिया है, ठीक है 4 kg, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है m इंटू जी, m इसका 4 दिया। एक मिनट एक सवाल देख लेता हूँ, थोड़ा सा गलत सा रहा है, म्यू की वैल्यू 0.2 दी है, ठीक है, एंड वेट इसका 4 kg दिया है, ठीक है, एंड इसकी रिएक्शन दी है आपका 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ओके। तो ओके सॉरी गलत कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई ही नहीं चाहिए, वही करूं क्या है, तो ये कितना आएगा 4 2 8, मैं 20 कर रहा हूं इसको, डिवाइड नहीं है 0.5 नहीं है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, F के हुआ 8 न्यूटन, यानी कि इसकी प्रिसिजन कितना बल लग रहा है 8 न्यूटन का। तो अगर 8 न्यूटन का दोस्त बल लग रहा है और ये सब 10 न्यूटन का, तो क्या रुकेगी वस्तु, नहीं रुकेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स की वैल्यू से कम है, यानी कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए बॉडी क्या होगी घिसटती हुई चली जाएगी। तो एक चीज, दो चीज आ गई आपकी, n आ गया, f के आ गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू देखते हैं, एक्सेलरेशन है ना, सबको ये बॉडी है आपकी, ठीक है 10 न्यूटन इधर लग रहा है, इधर कितना आया 8 न्यूटन, ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या होगा इफेक्ट, और ये क्या होगा फोर्स, फोर्स कितना होगा 10 माइनस 8, और मास कितना दिया इसका 4, अरे बताओ 4 ही तो है ना, इंटू 8, 10 में 8 गई 2, ये हो गया 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, देख लिया। चलिए आगे अगले सवाल की बात करते हैं। बहुत ही छोटा सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था ये आपका, ओके। तो एफ के इसमें दिया है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको म्यू के दिया होगा, दिक्कत तब आएगी जब आपका म्यूएस और म्यू के दोनों लगे होंगे, म्यूएस और म्यू के दोनों लगे हुए होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ऐसा ही है कुछ सवाल। इस बार क्या है कि इस बॉडी का 10 न्यूटन है और हाँ 10√2, ठीक है, म्यू की वैल्यू दी है आपको 0.3। देखिए ये आपका सवाल है, ये आपका वेट इसका 4 kg है। अब फोर्स लग रहा है ऐसे कुछ, ये आपका 10√2 हो गया, 10√2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे 45 डिग्री पे, कितने पे 45 डिग्री पे, म्यू की वैल्यू दी है इन्होंने 0.3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस फोर्स के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर और एक इधर। तो पहला काम क्या हमारा, पहले तो रिएक्शन निकाल लो, n इक्वल टू क्या होगा 4, नहीं अभी नहीं, पहले इसके कंपोनेंट तोड़ लो। इधर क्या हो जाएगा 10√2, देखो इसके आधार के साथ cos 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 2 खत्म हो जाएगा 10। तो ऐसे ही अगर यहां पे कितना आ जाएगा sin√2, तो ये भी क्या हो जाएगा 10, अरे 10 sin 45, 10√2 खत्म हो जाएगा 10 न्यूटन, और ऑलरेडी इस पे एक रिएक्शन काम करेगी n,
और इसका वेट एक्ट करेगा mg नीचे। कोई दिक्कत नहीं? तो m प्लस tan इक्वल टू कितना जाएगा mg, m कितना 4 और g कितना मिला 10, n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ही लेता हूं क्योंकि ना n सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? n इक्वल टू कितना हो गया 30। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स निकालना। F के कितना होगा आपका म्यू के इनटू n, म्यू के की वैल्यू 0.3, n की वैल्यू 30, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना जाएगा 3 न्यूटन। कितना जाएगा? ओ सॉरी 9 न्यूटन, 3 3 9 और पॉइंट से जीरो हट जाएगी, 9 न्यूटन आ गया। यानी कि ये बॉडी 10 से खींच रही होगी, यानी कि इधर 10 न्यूटन लग रहा है और इधर कितना आ जाएगा 9 न्यूटन। तो क्या हो रहा होगा आपकी बॉडी मोशन पे है। ओके, एक्सीलरेशन की बात करते हैं हम लोग। एक्सीलरेशन तो ये आपका हो गया 10, ये हो गया आपका 9। तो F इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 1। लो मैं लिख देता हूं पूरा। मास कितना है आपका 4, एक्सीलरेशन कितना हो गया 1, तो 10 4, ये कितना हो गया आपका 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? बहुत ही आसान था ना, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सपोज अभी इस तरफ लग रहा था, अब इस तरफ से लगाएंगे हम लोग। अभी इस तरफ से फोर्स लग रहा था, अब हम इस तरफ से लगाएंगे इस फोर्स को। यही बॉडी है आपकी। ठीक है, इस बॉडी का वेट कितना था 4 kg, म्यू पे कितना था 0.3। अब मैंने इस तरफ से लगाया, ठीक है, इस तरफ से लगाया तो, और ये कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका F नहीं 10√2 मान लेता हूं फिर से उतना ही। ठीक है, 10√2 हो गया। ओके, कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी? अरे बताओ, ये आप लोग बोल नहीं रहे हो। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊं, है ना। ऐसा मत सोचिए कि मैं कमेंट बॉक्स में किसी का मैसेज नहीं पढ़ता, सभी का मैसेज पढ़ता हूं, सभी का रिप्लाई करता हूं, प्रॉपर रिप्लाई करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है उसके क्वेश्चन का आंसर भी देता हूं। एंड प्लीज यार आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मत बोला कि सर इलेक्ट्रिक की क्लास, सिविल की क्लास, ठीक है उसका भी हम लोग सब मैनेज कर रहे हैं, चल रही है, जो चल रहा है पहले उसको तो पढ़ लो, उसमें जो कमियां वो बताइए मुझे। ओके, एंड हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है मे बी, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको हिंदी में ही बोलूं और इंग्लिश में ही बोलूं। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी किसी को नहीं। प्लीज आप लोग देखते रहिए ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं। 10√2 लग रहा है, ठीक है, तो इस 10√2 के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। सपोज ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये आपका 10√2 हो जाएगा, ठीक, ये 45, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा 45। अल्टरनेट एंगल, अरे ये हो, अरे बेस से बन रहा है ना, तो ये होगा 45, ये बेस से, तो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10√2 sin 45, इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 न्यूटन, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 10√2 cos 45, ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो कोई परेशानी? बात करते हैं, इधर इसका वेट कर रहा होगा mg, इधर रिएक्शन लग रही होगी n। सबसे पहला काम क्या होता है आपको रिएक्शन निकालना। क्या होता है आपको रिएक्शन की वैल्यू निकालना। तो रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकलती है बताओ? अरे वर्टिकल फोर्सेस जितने लग रहे हैं उनको आप इक्वल कर दो, यानी कि ऊपर लग रहे हैं ऊपर, नीचे लग रहे हैं नीचे वाली तरफ जोड़ दो। अब क्या हो जाएगा n इक्वल टू mg, m 4 और g 10 प्लस m, कोई दिक्कत? m कितना हो गया आपका 50। दूसरी चीज क्या बताई मैंने? फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी म्यू के इनटू n। म्यू के कितना है आपका 0.3, n की वैल्यू 50, कितना हो जाएगा 5 3 या 15, 15 न्यूटन।
ठीक, कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। अब क्या होगा इस टाइम, आपकी बॉडी नहीं जा रही होगी, है ना, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया आपका 15 न्यूटन। अरे बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं? ओके, यहां तक। फिर सिंपल ऐसे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया? सिंपल दिख रहे, फिर हम लोग बताएंगे आप लोगों को, और जो टिपिकल सवाल हो होंगे वो सवाल को हम लोग कोशिश करेंगे करने की। अब देखिए, एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि वह सवाल जहां पे म्यू एस और म्यू के दोनों दिया हो, म्यू एस और म्यू के दोनों दिया हो। अब म्यू एस कहां लेना और म्यू के कहां लेना, ये चीज देखो सब मैं सवाल से ही बता देता हूं। 4 kg मान लिया मैंने, ठीक है, देख लेता हूं सवाल क्या है आपका। 4 kg है, 20 किलो न्यूटन है, इधर 20 किलो न्यूटन है। म्यू एस की वैल्यू दी है आपको 0.6 और म्यू के की वैल्यू दी है 0.4। म्यू एस की वैल्यू 0.6 और म्यू के की वैल्यू 0.4। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि पहले बॉडी गतिज अवस्था में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो सबसे पहले किससे चेक करेंगे हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन से। फिर हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो पूछा उसने कि व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो सपोज क्या पूछा उसने, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या काम बताया, रिएक्शन निकालनी। तो रिएक्शन निकालने के लिए क्या होगा, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg, ऊपर क्या होगी रिएक्शन, इधर क्या हो रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने पहले क्या माना, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम रिएक्शन, n इक्वल टू mg, m की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा 40 न्यूटन। दूसरा काम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू 0.6, एन की वैल्यू 4, यानी 40, तो कितना आ जाएगा 24 न्यूटन, है ना, 24 न्यूटन। अब एक चीज बताओ, इधर कितना फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन। अरे भाई साहब, ऐसा थोड़ी हो रहा होगा कि ये बॉडी आपकी उधर खिसक के चली जाए, फोर्स उधर लग रहा है, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि यदि आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन एप्लाइड फोर्स आ जाती है, एप्लाइड फोर्स आती है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एप्लाइड फोर्स के ही बराबर हम लोग लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम लोग एप्लाइड फोर्स के बराबर ही लेते हैं। अब यहाँ पे म्यू के सभी कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर ये वैल्यू कम आती, अगर ये वैल्यू सपोज आती आपकी 80 न्यूटन, 80 न्यूटन, तब हम लोग निकालते कि एफ के, अब ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स कर रहा होता, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता, म्यू के इंटू एन, तो ये क्या हो जाता आपका 0.4 इंटू 40, है ना, तब कितना हो जाता आपका 16। सपोज अगर ये कम लग रहा होता, इतनी बात समझ में आ रही है। अभी क्या होगा कि अभी ये फोर्स आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा, तो फाइनली फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा आपका एफ एस इक्वल टू 20 किलो या 20 न्यूटन, 1 किलो नहीं है 20 न्यूटन है दोस्त, 20 न्यूटन। यहां तक किसी कोई परेशानी, किसी कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है, उसके स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि कभी कभी क्या होता है आपके सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लेता है कि स्टेटमेंट क्या क्या है आपके, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कि आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट आएगा आर,
और रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल होता है वो कहलाता है आपका फ्रिक्शन एंगल। ओके, क्या कहलाता है आपका फ्रिक्शन एंगल। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सपोज अगर ये बॉडी कुछ किसी एंगल पे है, अल्फा पे अगर ये बॉडी रखी हुई है, तब इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, और कब ये बॉडी नीचे जाने वाली होगी, कब बॉडी रुकी रहेगी। तो ये एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिपोज, है ना। और देखेंगे इसके एप्लीकेशन क्या है अपने रियल लाइफ में, और ऐसे एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आने वाला जो लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। कुछ सारी ऐसी चीजें होंगी जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी, इसलिए फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप प्लीज इसको मत छोड़िए, पूरा का पूरा वीडियो देखते रहिए। तो आज बताइए आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए आप लोग, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बताइए कि यार आपकी जेईई मैकेनिकल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज उनसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।